हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेपीवाई गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एक प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में जो है डरेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा हम सुने हैं फ़ोन करके पता किए हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम लोग को डर हो गया फर्स्ट दिन और इसलिए कुछ क्वेश्चन छूट गया। तो दोस्तों, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, जब आप तैयारी किए हुए हैं तो डरने की क्या बात है। आपको जितना बनता है आप बनाएं, और आपको तो वहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही हैं, निगरानी है, कदाचार मुक्त व्यवस्था रहती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। किसी के दबाव में आप ना रहें, ठीक है। कोई आपको दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी में हैं, और आप यकीन कीजिए कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है इससे कितना बेनिफिट हुआ है स्टूडेंट्स का। जैसा कि मैथ का ऑब्जेक्टिव देखिए और सब्जेक्टिव भी देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हमारे चैनल से। और आज साइंस का वीडियो हम लाए हैं, यानी कि इससे पहले साइंस का एक वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ज़्यादातर हम आज इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डर के मारे दीर्घ उत्तरीय छोड़ देते हैं। अब पता नहीं अब किस चीज़ का डर होता है, या तो याद नहीं होगा। तो इस चैनल से आप क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका डर हट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारें, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, खंड ब में जो 2 अंक स्तरीय है गैर वस्तुनिष्ठ रहेगा, जिसमें से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। कितने? 4 प्रश्न। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह से अगर रहेगा या कहीं भी होगा, गोलीय दर्पण क्या है, परिभाषा लिखिएगा आंसर में। और एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सीएम है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी तो इसकी आधी होगी, यानी 10 सीएम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 सीएम। सिर्फ आपको गोलीय दर्पण का परिभाषा लिखना है। दूसरा प्रश्न ऐसा रह सकता है, यदि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। अभी दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, इस टाइप का देखना है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, देख लीजिएगा। किसी चालक का प्रतिरोध आर किन कारकों पर निर्भर करता है, देख लीजिएगा। विद्युत मोटर में विद्युत वलय की क्या भूमिका है, देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती एवं दिश धारा में क्या अंतर है, यानी कि एसी एवं डीसी में क्या अंतर है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने चाहा कि थोड़ा आप लोगों को याद दिला दूं। ओम के नियम को लिखिए। तो मैं बता दूं कि 17 फरवरी को जो मैं साइंस का एक सेट दिया हूं, 18 फरवरी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उसमें इसका आंसर हम दे दिए हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। उसका लिंक दे देंगे इस वीडियो में। और दीर्घ उत्तरीय में अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है, देख लीजिए, प्रतिरोध और विभवांतर के एसआई मात्रक को लिखें। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये तो मैंने बता ही दिया, इतना तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। ओम के नियम को सत्यापित करें या ओम के नियम को सत्यापन कर समझाएं। तो ओम के नियम के लिए जो एक परिपथ बनाते हैं और उसके बाद करंट देते हैं, बैटरी लगाते हैं, तार जोड़ते हैं, ठीक है, स्विच लगाते हैं, ये प्रोसेस आप कर लीजिएगा और इसका एक ग्राफ खींच दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, देख लीजिए, निम्न का कारण बताएं। हम इसका आंसर भी देंगे आगे कुछ का, इंपोर्टेंट का। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों होता है? अवतल दर्पण से या लेंस से तो क्वेश्चन आएगा ही। या उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर ग्रुप में क्यों किया जाता है? ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? तो चलिए, फिजिक्स से जो आप अभी देखे, वहां जो देखिए ऊपर में 2 अंक वाला, उसमें से 4 ही क्वेश्चन बनाना है। तो 4 बनाएंगे तो आपको कितना बनेंगे? एक क्वेश्चन में 2 मार्क है, ठीक है ना। और 4 बनाएंगे तो कितना मिलेगा आपको? आप ही बताइए। 8 मार्क। कितना? 8 मार्क। और दीर्घ उत्तरीय एक 2020 में इस तरह से पूछा था कि दीर्घ उत्तरीय 6 अंक का, तो 814 अंक हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय 6 अंक का है, जरा सोचिए दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय छूट जाता है, तो उस पर हम जरा ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। तो अभी जो दोस्तों हमने क्वेश्चन वहां पर आपको बताया, चलिए उसका आंसर जानते हैं। पहला था गोलीय दर्पण क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है ना। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जहां से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो अगर अंदर की ओर हो या बाहर की ओर वक्रित होता है, तो वही है गोलीय दर्पण। अब आगे देखिए, समझ लीजिएगा, आंसर को सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है ना, अंदर की ओर, यानी कि बाहर से जो है कलई रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी आईना। जबकि जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण यहाँ पर 2 प्रकार के देख लिया आप, ठीक है। तो एक बार मोटामोटी समझ लीजिए, इस तरह का जो दर्पण होता है आईना, यानी बाहर से कलई है, तो ये हो गया अवतल। लेकिन अगर अंदर से इस तरह से रचित है, अंदर से बाहर से उभड़ा हुआ है, ये उत्तल दर्पण है। तो दर्पण से संबंधित बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर है। दूसरा क्वेश्चन जो पढ़े थे उसका आंसर देखिए, उधर जो पढ़े थे, उत्तल लेंस का कार्य अभिसारी क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना है। क्या करना है? अभिसारित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आंसर को दोबारा पढ़ लीजिएगा। उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना है, यही कारण है, यानी एक बिंदु पर लाना है, यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दृष्टि दोष का था। तो दृष्टि दोष क्या है, देखिए आंसर। दृष्टि दोष कई कारणों से नेत्र यानी आंख बहुत दूर स्थित है ना, बहुत दूर स्थित, यानी कि दूर बिंदु या निकट बिंदु जो होता है, निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब क्लियर जो है उसका फोटो नहीं बना पाता है, रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है ना। बहुत सारे कारण होती है, और यही कारण या इसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं, या ये कमी दृष्टि दोष कहलाती है। बहुत ही आसान सा आंसर है, समझ लीजिए दोस्तों। दृष्टि दोष के प्रकार
देखिए कितना आसान है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, कितना आसान है। अगला जो प्रश्न था, है ना, आकाश का जो है क्या था, नीला रंग। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना क्यों? सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों आदि से प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है ना। ऊपर से जो क्या है, लाइट आती है धरती पर, तो वायुमंडल या गैसों के कारण, पानी की बूंदों के कारण, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, उस प्रकाश का, उस धूप का। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, यानी फैलाते हैं, है ना। इसीलिए क्या है, यही प्रकीर्णित प्रकाश जब आती है, वही प्रकीर्णित फैला हुआ जो प्रकाश आती है हमारी आंखों तक, तो हमें लगता है कि आकाश नीला है, आकाश नीला है ना। आकाश नीला है नहीं, लेकिन इसी कारण से लगता है। ऐसा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन था वही, ओम का नियम किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, है ना। किसी चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोध जो है इनकी बातों पर निर्भर करती है। तो पहला है चालक की लंबाई पर, यानी कि जो चालक तार है कितनी लंबी है, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, और चालक की प्रतिरोधकता पर, है ना, यही हो गया। तो या पदार्थ की प्रकृति पर भी बोल सकते हैं। अगर अगला क्वेश्चन इस तरह से आपको उसमें रहेगा, विद्युत मोटर, तो उसमें विद्युत मोटर में जो रिंग होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए विद्युत मोटर में विभक्त वलय जो होते हैं रिंग, एक दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, है ना, डायरेक्शन चेंजिंग का कार्य करते हैं, दिक् परिवर्तक का। कुंडली यानी कॉइल के प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद यह विभक्त वलय धारा की दिशा को पुनः वापस कर देती हैं, जो करंट आती है उनको वापस कर देती हैं, तथा कॉइल को एक समान रूप में घूर्णन के लिए प्रेरित करती हैं। अब था एसी और डीसी में क्या अंतर है। प्रत्यावर्ती को अल्टरनेटिंग करंट एसी कहते हैं, और डिस्ट को कहते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो देखिए एसी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा एसी वह धारा है जो किसी परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। तो वह धारा जो परिपथ में दिशा बदलती रहती है उसे एसी कहते हैं। देखिए कितना आसानी से है। डिस्ट धारा वह है जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है, जो समय के साथ दिशा नहीं बदलती है उसे डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट कहते हैं। उसके बाद ओम के नियम, देखिए यदि किसी चालक के ताप में चेंजिंग ना हो, क्या हो, चेंजिंग ना हो। ओम का नियम तो मैं पहले भी बताया हुआ हूँ। तो उसमें प्रवाहित करंट उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी आई बराबर वी बटा आर। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आई बराबर वी बटा आर क्या है, ओम का नियम है, या आई समानुपाती भी। चलिए अब चलिए दीर्घोत्तरीय, खास करके मैंने कहा था दीर्घोत्तरीय देखेंगे। देखिए प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट, मैं पहले ही बता दिया था। अब ओम के नियम का सत्यापन करना है, तो चलिए देखते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक परिपथ लेते हैं। क्या लेते हैं, एक परिपथ लेते हैं। इस तरह से तार जोड़े हुए हैं, और यहाँ पे बैटरी है बी, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रतिरोध है आर, और यहाँ अमीटर है, ठीक है। तो एक परिपथ है, यानी कि तार जोड़ा हुआ है, यहाँ बैटरी है, आगे यहाँ पर स्विच भी होगा, ठीक है, ये परिपथ बना लिए। अब इसी परिपथ के अनुसार आगे देखिए बी नंबर में, नियत ताप पर किसी चालक की प्रवाहित धारा आई चालक के आर्य विभवांतर के समानुपाती होता है। ये तो देख लिए थे ओम का नियम, आई बराबर वी बटा आर, ठीक है। जहाँ क्या है 1 बटा आर जो है समानुपातिक नियतांक है, इस राशि को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, या सिर्फ आर जो होती है आर, इसे प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इसका सत्यापन के लिए ग्राफ खींचेंगे, यहाँ से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जो एक सरल रेखा मिलेगी, देखेंगे नीचे सी नंबर में। अगर इस पॉइंट को दिखाना हो या डायरेक्ट आपको ग्राफ दिखाना हो, कि एक्स अक्ष खींचना है ग्राफ, जिस पर जो विभवांतर को रखेंगे, और वाई अक्ष पे रखना है धारा यानी करंट को रखेंगे, ठीक है। वी और आई के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, लिख लेंगे, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है भी, उस चालक से प्रवाहित होने वाली करंट का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि जितना करंट बढ़ेगा उतना विभवांतर, है ना। दोनों के लिए देखिए विभवांतर और धारा दोनों साथ साथ चल रहा है, समानुपाती है, बराबर अनुपात का है। और बिंदु लेकर के कोई बिंदु लिए यहाँ पर, एक इकाई 2 3 4, फिर 1 2 3 4, और इसके बीच से ग्राफ खींचे, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है कि ये इससे जितना ये जा रहा है उतना वो जा रहा है, उतना ये है, समानुपाती जा रहा है। यहाँ से बिंदु कर दिए और इसी के सीधी रेखा प्राप्त हुई। यही दिखाता है सीधी रेखा कि ओम का नियम प्रमाणित हुआ। यहाँ पर अथवा में पूछ दिया, फिजिक्स में ही, किसमें, फिजिक्स में, कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखना है। ए नंबर, इसमें 3 क्वेश्चन दे दिया है दीर्घोत्तरीय में, ए बी सी, तीनों को बनाइएगा तब आपको 6 मार्क मिलेगा, तब आपको 6 मार्क मिलने वाला है। तीनों को बनाइएगा तो, और 2 को बनाइएगा तो 4 ही मार्क मिलेगा। ये भी दिक्कत है, क्योंकि दीर्घोत्तरीय छूट जाता है। तो समझिए, दूसरा पूछेगा प्रकाश का वर्णपट क्या है, ये पूछेगा। या कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें। तीनों को बनाएंगे तब आपको 6 मार्क मिलेगा। तो चलिए आंसर देखते हैं एक बार। चलिए आंसर देखिए क्या है। पहला था प्रकाश का प्रकीर्णन, तो वो ए नंबर में दे देंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। आंसर है किसी कण पर पड़कर प्रकाश के, लाइट के, धूप के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में फैल जाने को या छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिसे यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश फैल गया, फैल जाने को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। दूसरा बी नंबर रहेगा, प्रकाश का जो वर्णपट है, जब श्वेत प्रकाश, देखिए यहाँ पर इसको लिख करके डैश देंगे,
जब श्वेत प्रकाश यानी कि जो धूप है की किरणें या किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वह अपनी अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना। वो जो लाइट है वो 7 रंगों में विभक्त होती है जब प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रकाश को अपने अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वो जो लाइट 7 कलर में बंट गया, विभक्त हुआ, वही है वर्ण विक्षेपण। तथा इस प्रकार 7 रंगों की पट्टियां जो प्राप्त होती हैं उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। 7 रंगों की जो पट्टी होती है, 7 रंगों की विभज्योर, उसी को वर्णपट कहते हैं। तो दोस्तों समझ गए। अब बच्चा सी नंबर, तो सी नंबर चलिए देख लेते हैं। तो सी नंबर को आसान करने के लिए एक बात समझ लीजिए, क्या था कि प्रकाश को अपने अपने अवयवी रंगों में बंट जाने को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और उससे पहले क्या था कि जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, यानी कि कोई धूप है, कोई रोशनी है, उसको प्रिज्म से गुजारेंगे, ठीक है, तो रोशनी को प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह अपनी रंगों में बंट जाती है। मतलब देखिए, यहाँ से सनलाइट जो है या लाइट यहाँ से प्रिज्म पे टकराया, प्रिज्म कोई यहाँ पर पदार्थ है ना, इस चीज़ पर टकराया, तो यहाँ से जो लाइट प्रिज्म से आगे से पास करेगी वो 7 रंगों में पास करेगी। देखिए ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 कलर में जो है वो बंट जाती है वो लाइट। वो जो प्रिज्म से पहले लाइट थी वो लाइट आने के बाद 7 कलर में बंट गई है। वो है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। इसको बैजानी हा पीनाला कहते हैं शॉर्टकट में। बैजानी ही बैजानी हा पीनाला, बैजानी हा पीनाला। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि फिजिक्स भारी लगता है, इसलिए फिजिक्स का हमने लघु और दीर्घ बता दिया। अब चलिए केमिस्ट्री से, रसायन शास्त्र से दीर्घ उत्तरीय लेते हैं। यह भी भारी अगर है तो आपके लिए, इसमें सिर्फ दीर्घ उत्तरीय लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसे साबुनीकरण क्या है, यह अगर पूछ ले, देख लीजिएगा, यह एस्टरीकरण से किस प्रकार भिन्न है। यह आपको मिलान करने दे कॉलम ए को कॉलम बी से। जैसे बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, ग्लोबल साल्ट, नीला थोथा, जिप्सम, इसका मिलान करना है, ठीक है। तो जैसे जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, यानी 5 का मिलान ए में जा रहा है। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, CuSO4 5H2O, Cu थोथा जो लगा है यहाँ पर नीला थोथा, CuSO4 5H2O। ग्लोबल साल्ट का सूत्र क्या होता है, ग्लोबल लवण का, Na2SO4 10H2O, Na2SO4 10H2O। धोने का सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O। ये धोने का सोडा है, यानी धोबन सोडा है। क्या है, धोबन सोडा है। उसके बाद बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा जिसको कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए ध्यान से, 1 का मिलान गया C, ऐसे परीक्षा में लिखेंगे मिलान करके, 1 का मिलान C, 2 का गया D, 3 का गया E, 4 का गया B, 5 का गया A। तो समझ लीजिएगा, जिप्सम का सूत्र अगर पूछेगा CaSO4 का होल 2, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O देख लीजिएगा, ठीक है। और बेकिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, ग्लोबल साल्ट का Na2SO4 10H2O, नीला थोथा का CuSO4 5H2O, है ना। ये सब कुछ समझ यादें कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी और दीर्घ में इतना दे देगा बनाने के लिए। समझ गए दोस्तों। तो चलिए, क्वेश्चन था साबुनीकरण क्या है, उसका आंसर समझ लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, अगर ये आंसर आपको याद नहीं है तो वीडियो में देख लीजिएगा एक बार, आपको कंफर्म हो जाएगा। क्या है, साबुन उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम लवण है, सोडियम लवण है ना, या पोटेशियम लवण है साबुन। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। अगर साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण होता है। इस तरह का जो है आंसर हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप बढ़िया समझ लीजिएगा, ठीक है। और एस्टरीकरण में अम्ल तथा अम्ल से, एस्टरीकरण में अम्ल तथा अल्कोहल से अभिक्रिया द्वारा एस्टर तथा जल बनते। क्या है, एस्टरीकरण में अम्ल तथा अल्कोहल से अभिक्रिया द्वारा एस्टर तथा जल बनते, पानी वाटर। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल एवं एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर एथिल एसीटेट का बनना
एस्टरीकरण कहलाता है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय में केमिस्ट्री इस तरह का आ सकता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगति को देख लीजिएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय मैंने बताया। तो चलिए फ्रेंड्स, एक दीर्घ उत्तरीय और देख लेते हैं केमिस्ट्री से। जैसे ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि मिश्र धातु क्या होती है, इन्हें कैसे तैयार किया जाता है, कांसा तथा अमलगम मिश्र धातु में उपस्थित धातुओं के नाम बताएं, इन मिश्र धातुओं के एक एक उपयोग लिखें। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। और कोई भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नज़र दौड़ा लें 4-5 क्वेश्चन पे दीर्घ उत्तरीय पर। चलिए फ्रेंड्स, आंसर देखते हैं। एक तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास टाइम कम है, ये याद नहीं होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से बोलिएगा। दो या अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है, ये याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ से देखिए, धातु के विभिन्न गुणधर्मों जैसे आघात, वर्धीयता, तन्यता आदि को उसके साथ, जो धातु है, धातु के गुण है आघात, वर्धीयता, तन्यता को उसके साथ अन्य धातु में मिला करके सुधारा जा सकता है ना। अन्य धातु में मिलाकर सुधारा जा सकता है, या दो से अधिक धातुओं को जो मिला देते हैं, मिश्रण होता है मिश्र धातु, है ना, सुधारने के लिए। अब नीचे मिश्र धातु बनाने हेतु पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जा सकता है। जो मिश्र धातु है उसको बनाने के लिए सबसे पहले मूल धातु, जो मेन धातु है, उसको गलित अवस्था में यानी पिघला करके लाया जाता है, एवं उसके बाद दूसरे तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिला देने से, है ना, मिला देने से जो समान मिश्रण प्राप्त होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण है वो मिश्र धातु है। और यहाँ पर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में भी, यहाँ देखिए, जैसे कांसा कैसे बना है, कांसा बना हुआ है, कांसा जो बना है वो तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है। तो पूछेगा तांबा एवं टीन की मिश्र धातु कौन है, कांसा, याद रखिएगा, समझ गए। और उपयोग पूछेगा, जैसे बर्तन, सिक्का, मूर्ति, जहाजों के नोदक, है ना, बर्तन, सिक्का, मूर्ति, जहाजों के नोदक आदि में जो होता है कांसा का उपयोग होता है। कांसा क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। तो केमिस्ट्री में इस टाइप का चांस बनता है। अब चलिए फ्रेंड्स, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से देखते हैं सिर्फ दीर्घ उत्तरीय। क्या देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय। और लघु इसलिए नहीं देंगे कि उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लघु उत्तरीय आसान रहेगा, दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, या बिरिक नलिका का चित्र पूछ देगा आपको, तो वही है इंग्लिश और हिंदी। आंसर है मानव नेफ्रॉन का नामांकित चित्र इस प्रकार है। सबसे पहले ऐसे बनाइएगा, जो मैं नक्शा बता रहा हूँ, मैं बनाया हुआ हूँ, मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूँ। पहले इस टाइप का साइज बनाइएगा, इस टाइप का, डायरेक्ट ऐसे करके घुमा करके ऐसे घुमा कर यहाँ दे दीजिएगा, फिर इसको ऐसे करके ऐसे यहाँ करके घुमा कर दे दीजिएगा, फिर ऐसे नीचे करके ऐसे करके घुमा दीजिएगा। सिर्फ समझ लीजिए कैसे बनाना। इसको 2 बार यहाँ से खींच करके यहाँ लाना है, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ देना, और यहाँ कटोरे का आकार का यहाँ पर इस तरह से दे देना, और बीच में ऐसे दे देना। ये सब है क्या, चलिए समझ लेते हैं। इस तरह की जो आकृति है, जिसमें ये जो देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं संग्राहक नलिका, क्योंकि नलिका आकार का लग रहा है, ठीक है। और ये ऊपर वाला, और ये इधर वाला जो है, ये वाला पहली जो ये इस तरह से है रचना, इसको नलिका कहते हैं, ठीक है। यही नामांकित चित्र। और यहाँ सबसे नीचे जो है मूत्रवाहिनी होता है। मूत्रवाहिनी तो देखे हैं जीव में, मानव में और भी जंतु में। और फिर देखिए, फिर ये नीचे जो आएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा, हिलने का अधिरोही चाप। ये इस तरह के चाप की तरह लग रहा है, हिलने का अधिरोही चाप, ठीक है, ये वाला। और इधर वाला जो है ये होगा हिलने का अवरोही चाप, ये बाहर वाला। तो अंदर वाला जो ये देख रहे हैं, ये इसको कहेंगे अधिरोही चाप, और बाहर वाला जो ये देख रहे हैं, ये बाहर वाला, इसको कहेंगे अवरोही चाप, ठीक है। और यहाँ जो इस पोर्शन पर जो आते हैं, तो इस तरह की आकृति को यहाँ कहेंगे क्या है, कुंडलित नलिका, ठीक है। और ये जो आप देखिए बोले थे मैंने कटोरा आकार का, ये इस टाइप का जो होगा, ये इसको कहेंगे बोमेन संपुट। क्या कहेंगे, बोमेन संपुट। और ऊपर से जो आप देखे थे ऐसे करके ऐसे इसको कहेंगे अभिवाही धमनिका। ये वाले को, इस साइड वाले को कहेंगे अभिवाही धमनिका। तो ये नामांकित होगा, इसको समझ लीजिएगा और बना लीजिएगा होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया आपको न्यूरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले कई बार पूछा गया था। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन पूछे, उसी का हिंदी है तंत्रिका कोशिका क्या है, एवं तंत्रिका कोशिका नामांकित चीज बनाए। तो चलिए जान लेते हैं न्यूरॉन क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है आपके शरीर में, ब्रेन में, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। चित्र देखिए कुछ इस तरह का, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसको कैसे बनाइएगा तेजी में अगर आ जाएगा तो, सबसे पहले आप ऐसे खींचिएगा, ये देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, क्या बन गए, 1 2 3 4, एक बार इधर 5, एक बार इधर 6, अब फिर नीचे करके ऐसे करके यहाँ आइएगा, फिर यहाँ आइएगा, फिर डबल चला दीजिए इस तरह का, ठीक है। ऐसे ऐसे चलिएगा, इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे जैसे वृक्ष नहीं रहता, कोई वृक्ष के नहीं रहता सिर, उसी आकार का लगभग नीचे में बना दीजिएगा। और ऊपर से इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, जो डेंड्राइट्स है इस तरह से,
इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, इस तरह से बढ़ा दीजिएगा। अब इसका क्या नाम है, ऊपर वाला जो ऐसा देख रहे हैं इस वाले को कहते हैं डेंड्राइट्स, और बीच में जो इस तरह से सेंटर बना हुआ है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक, और ये जो स्पेस देख रहे हैं बीच में इसको कहते हैं साइटोन, और उससे नीचे जो ये देख रहे हैं ये पार्ट इसको कहते हैं एक्सोन, और सबसे नीचे में जो देख रहे हैं ये जो कहते हैं एक्सोन बल्ब। ठीक है, तो इस तरह का जो चित्र बना देंगे ये हो जाएगा किसका, न्यूरॉन का, किसका, न्यूरॉन का, NEURON, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, तो इस सब चीज को देख लीजिए ध्यान से, आपको माइंड में जो है ये नक्शा बन जाएगा, तो परीक्षा में बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। अब पुष्पी पौधों में निषेचन, या पुष्पी पौधों में निषेचन अगर पूछ देगा तो उसके लिए ऐसे बनाइएगा चित्र। सबसे पहले यहाँ से इसे पेट नहीं होता है उसी आकार का बना लीजिएगा, ये कितना आसान है। ऊपर बढ़ा दीजिएगा इस तरह से कर दीजिएगा, फिर इसको बढ़ा दीजिए, इस तरह से कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, है ना। देखने से ही आपको लग रहा है कि हम बना लेंगे। ऐसे कर दीजिएगा, 2 बार घुमा दीजिएगा और ऐसे कर दीजिएगा। और कौन क्या है जान लीजिए, बीच में जो ऐसे देख रहे हैं इसको बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड। और उसके नीचे वाला जो ये भाग है ये इसको कहते हैं अंडकोशिका। क्या कहते हैं इसको, अंडकोशिका। और इसमें जो ये इस तरह की रचना है इसको कहते हैं परागनलिका। क्या कहते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये परागन, सबसे ऊपर वाला जो ये देख रहे हैं ये क्या है, परागन। और एक चीज अगर पूछ ले आपको मानव मस्तिष्क का, ये भी देख लीजिए कितना तेजी में बता रहे हैं। मानव मस्तिष्क का 100 समान की चित्र बनाए तो लिख देंगे आंसर में, मानव मस्तिष्क मानचित्र चित्र इस प्रकार है। डायरेक्ट ब्रेन का चित्र बनाइएगा, यानी कि जैसे आपका मुंह है, आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है ना, इस तरह से बना लीजिएगा। इस तरह से ऊपर से 3 लाइन खींचिएगा इस तरह से। ठीक है, इधर से ये नोज बना लीजिए, ये माउथ हो गया, ये थुथुन हो गया, इसको बढ़ा दीजिए नीचे। हाँ, इसे बना लीजिए, बन जाएगा ना। अब देखिए नामांकित चित्र का मतलब है कुछ नाम देना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए ये पीछे वाला जो ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसको सेरिब्रम कहते हैं। और यहाँ से ये जो भाग सल्कस कहते हैं। और ये जो रचना देख रहे हैं यहाँ से ये सेरिब्रम है। और यहाँ से इस आकृति को, इस चीज़ को, इस पॉइंट को जो दिखाएंगे ये कॉर्पस है। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल मानव ब्रेन है, इसको समझ लीजिएगा। आप पहले से पढ़े होंगे, सिर्फ फिगर को आप माइंड में मेकअप कर लीजिए, इस तरह से हमको बना देना है, मार्क आपको मिल ही जाएगा। तो अब चित्र के बाद बायो में बिना चित्र वाला भी प्रश्न आ रहा है जीव विज्ञान में, वो देख लीजिए। इस टाइप का आ रहा है प्रश्न अब कि ओजोन का निर्माण जो O3 होता है, ओजोन का फॉर्मूला एवं अपचय किस प्रकार होता है। तो चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो है क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है। तो फिलहाल चलिए ओजोन वाला जो है क्वेश्चन का आंसर देखते हैं ध्यान से। मेरे पास है नोटबुक, मैं उससे इसलिए बता रहा हूँ कि फ्रेश नॉलेज आपको सुनने में आ जाए, तो आप लिख दीजिएगा। आंसर लिखेंगे, ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसका अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है, यानी ओजोन का मतलब O3 होगा, याद रखना है। ओजोन की सतह का लगातार अवक्षय या उसका क्षय होना, है ना, क्षय होना एरोसोल समूह के द्वारा होता है। फ्लोरोकार्बन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला होता है CFC। क्या होता है, CFC। वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में उपस्थित ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसका अपक्षय कर देते हैं, है ना। इसके लिए जिम्मेदार क्या है, एरोसोल समूह, है ना, इसके द्वारा होता है उसका अपक्षय। किसका, ओजोन स्तर का। अगर ओजोन स्तर जो है बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, तो धरातल पे जीव जंतुओं का जीना तो मुश्किल हो ही जाएगा, जीव जंतुओं का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये बात आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप समझ लीजिएगा एक बार फिर से देखिए। ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसका अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है, यानी ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ओजोन की सतह का लगातार अपक्षय एरोसोल समूह के द्वारा होता है ना। जैसे बहुत सारे कारण हैं, फ्लोरोकार्बन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में उपस्थित ओजोन के साथ अभिक्रिया करके उसका अपक्षय करते हैं, यानी उसको नष्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों।